ठीक है। आइए देखिए, हम लोग बीपीएससी के जो नेक्स्ट सीरीज था, जो हम लोग दुरंतो बैच लेकर आए थे, उसका हम लोग आगे बढ़ाते हैं और तेज़ी में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। 20 से 25 मिनट में एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर देंगे, ताकि लंबा वीडियो ना हो, लास्ट में बहुत कुछ पढ़ना रहता है। तो ये बीपीएससी 67 बैच का नेक्स्ट हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो कि हम लोग पहला वीडियो में पाषाण काल और हड़प्पा के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। तो आइए, आज हल्का हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखे थे कि बहुत सारे जगहों का उत्खनन हुआ और हम लोग पाए कि ढेर सारे जगह मिले। इसका उत्खनन का कारण क्या रहा, तो हम आपको पिछली बार बताए थे कि विश्व में सारे जो देश थे, जैसे मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, मेरी सभ्यताएं बहुत पुरानी है, हम पहले से मकान दुकान बना कर रह रहे हैं। थोड़ा भारत को लगता था कि वो हम भी काश बहुत पहले से होते तो अच्छा होता। भारत हमेशा चुप रहता था, कारण था कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, हम लोग के यहाँ खुदाई हुए नहीं थे, पुरातत्व के बारे में जानकारी नहीं था। एक तो यह कारण था खुदाई का। दूसरा कारण था कि अंग्रेज लोगों के पास एक मजबूरी थी कि हमेशा भारतीय कुछ न कुछ विद्रोह कर देते थे। जैसे 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ जो अंग्रेजों को पसीने छुड़ा दिए। सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों को इतना परेशान किया कि अंग्रेज सोचने लगा कि अब हम भारत में टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। तब आनन फानन में कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया, और इसलिए किया गया ताकि अंग्रेजों का एक उद्देश्य था कि भारतीयों के सभ्यता संस्कृति के बारे में जानो, ताकि कोई ऐसा हम लोग रूल ना ला दें जिससे फिर से 1857 जैसे विद्रोह का सामना करना पड़े। और इसी क्रम में जब यह पूरी तरह से कार्य करने लगा तो हमारा हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोदा गया, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, ये दोनों की खुदाई हुई। ये राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में और ये हमारा खुदाई हुआ दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ये पहले हुआ, मोहनजोदड़ो बाद में हुआ। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, दयाराम साहनी याद रखना थोड़ा सा टफ लगता है, तो पहला में दया मांगने वाला होता है, तो इसलिए पहला जो खुदाई हुआ वो हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो का इसके बाद खुदाई हुआ राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। हम लोग ऐसे याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्या कारण रहा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो और पहली बार जब खुदाई हुआ तो हम लोग नाम दे दिए कि चलो ये जो हम लोग को जगह मिला है इसको हड़प्पा कहेंगे, ये पौराणिक जगह है। लेकिन बाद में जब और भी जगहों का खुदाई होने लगा तो पाया गया कि यहाँ से ज़्यादा जगह तो सिंधु नदी के किनारे ढेर सारा पड़े हुए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी नाम दिया गया। आइए एक छोटा सा हम लोग मैप से समझने का काम करेंगे। ये आपका भारत का मैप रहा। ये भारत का आपका मैप है और आप देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हम लोग यहाँ पर हड़प्पा का खोज किए रावी नदी के किनारे। जस्ट इसके नीचे ढेर सारे जगह मिले। यहाँ पर सिंधु ऐसे बहकर आती है, ऐसे सिंधु आती है, तो यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो मिल गया, यहाँ पर आपको चान्होदड़ो मिल गया, यहाँ पर आमरी, यहाँ पर कोट दीजी। आप देखेंगे तो यहाँ पर मांडा, इधर आलमगीरपुर, नीचे में दैमाबाद, इधर बलूचिस्तान में सुतका गिंडोर, यहाँ पर आपका लोथल हो जाएगा गुजरात में, रंगपुर, देसलपुर, सुरकोटदा,
कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, पंजाब में आपका रोपड़ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जगह मिले, ये कुछ प्रमुख जगह हैं, इसलिए हम इसको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। आप लोग भी अगर समय मिलता है तो लिख लीजिए, नहीं तो सुनते जाइए। ये प्रमुख जगह हैं जो कि हमको हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुए। हमको इतना सारे जगहों के बारे में डिटेल्स में भी पढ़ना है, तेजी में हम लोग सुनने का काम करेंगे। कौन सा जगह किस लिए प्रमुख रहा और क्या महत्व रहा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, उसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता यह है कि यह जो सभ्यता थी ना, यह आप भारत के मैप देख रहे हैं तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में आपका दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर जो कि गुजरात का क्षेत्र है, यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जम्मू का क्षेत्र है, और पश्चिम में बलूचिस्तान में आपका हो जाएगा सूटका गंडोर। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यह चतुष्कोणीय फैला हुआ है। आप इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे 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 मिल जाएगा, चतुष्कोणीय रूप लिए हुए है। और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था, इतना बड़ा सभ्यता था। तो आप इसका चौहद्दी देख लीजिए, चारों तरफ ये जो फैला हुआ था, जो इसका सबसे बॉर्डर लाइन के जो क्षेत्र थे उसको हम लोग देखेंगे। दूसरी विशेषता थी कि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। और क्या इसकी विशेषता रही होगी, तो इसकी जो विशेषता रही ना, ये कांस्ययुगीन सभ्यता रहा। कांस्ययुगीन कहने का मतलब होता है इस समय कांसा की खोज हो चुकी थी। हम आपको पिछला क्लास में बताया पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों पर निर्भर था। पूर्व पाषाण में बड़े बड़े, जैसे जैसे उसकी विवेक बढ़ते गई, छोटे पत्थरों पे आ गया। इसके बाद उसने ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट किया, और ग्रामीण संस्कृति के डेवलपमेंट के साथ साथ उसने तांबा के बारे में जान गया था। उस ग्रामीण संस्कृति को हम लोग ताम्र पाषाण युगीन काल कहते हैं। तांबा के बाद मनुष्य कांसा खोज लिया है, लोहा अभी नहीं खोजा है। लोहा से लोग अभी परिचित नहीं है, अभी 1-2 स्टेप और आएगा, वे लोग भी लोहा से परिचित नहीं होंगे। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक लोहा से परिचित नहीं होंगे। ये कांस्ययुगीन सभ्यता रही है ना, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता रही। इसकी और क्या विशेषता है, इसका लिपि पढ़ा नहीं गया, नहीं हम लोग पढ़ पाए लिपि। इसका कारण क्या था लिपि नहीं पढ़ पाए? लिपि इसका इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए क्योंकि इसका लिपि भाव चित्रात्मक लिपि था। यह अपने भावों को व्यक्त करने के लिए फोटो का इस्तेमाल करते थे। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे किसी को मान लेते हैं किसी चिड़िया बना दिया ऐसे, चिड़िया बना दी है ऐसे, और उसका ऐसे ऐसे पंख निकाल दिए, मतलब इनका कहने का मतलब है कि चिड़िया उड़ रही है, इस टाइप से। तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किए, हम लोग पढ़ नहीं पाए। सिर्फ यहाँ के जो भी पुरातत्व वाले जो चीज मिले हैं उसी के आधार पर हम लोग जज कर पाए कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग क्या क्या हुआ होगा, है ना। तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसका लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए। और इसकी क्या विशेषताएं रही होंगी, इसका और विशेषता के रूप में हम लोग देखेंगे। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, इतना बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए है हड़प्पा सभ्यता। और क्या इसकी विशेषता है, यह प्रथम नगरीकरण है, नगरीय सभ्यता है। इसको हम लोग महसूस करेंगे, यह गांव नहीं है, हल्के में नहीं लेना है हड़प्पा वासियों को, यह शहर बसा कर ये लोग रह रहे हैं। यह प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसके बाद गांव भले बन जाएगा इनके जब पतन होंगे तो, लेकिन इनका जो स्थिति है वो शहरी व्यवस्था है। और क्या है, यहाँ पर जो सड़कें पाई गई है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें पाई गई हैं, आइए हम लोग ये तो कुछ प्रमुख देखें, और भी देख लेते हैं क्या सड़क के बारे में यहाँ का देख लेते हैं। कितना उन्नत यहाँ का सड़कें हुआ करता था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, बहुत अच्छी सड़कें हुआ करती थी, जिसको हम लोग ग्रिड पद्धति पर बना हुआ सड़क कहते थे। सोचिए, ये हड़प्पा काल की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 2500 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की सड़कें समकोण पे काटती थी, सड़कें कच्ची हुआ करती थी, पक्का नहीं हुआ करता था। हालांकि ईंट का
डेवलपमेंट हो गया था, ईंट के बारे में ये लोग परिचित थे, लेकिन ईंट का नहीं बनता था। इसका कारण क्या था? बैलगाड़ी चलता था उस समय, तो बैलगाड़ी का पाँव फंस जाता ईंट में, चाहे कहीं पर भी, तो दिक्कत होती इसके चलते। और क्या हम लोग देखें, सड़क देख लिए। आइए नाली देख लेते हैं। काफी उन्नत किस्म के नाली थे इनके। नाली ढके हुए थे, कहीं कहीं नाली ढके हुए थे, जिससे हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत थे। इनको जानकारी था कि स्वास्थ्य क्या चीज होता है, इससे बचना है तो नालियों को ढक दीजिए, तो बदबू करेगा, गंदा होगा, तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो नाली बहुत उन्नत किस्म की व्यवस्था थी। नाली में एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, कालीबंगा और बनवाली, दो ऐसे जगह रहे जहां पर नाली नहीं मिला है। काली और बनवाली में नाली नहीं मिला, ये हम लोग याद रखेंगे, है ना। नाली हो गए, सड़क हो गए। अब आइए खिड़की दरवाजे देख लेते हैं। खिड़की दरवाजे जो इनके थे, मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे। यानी कि हड़प्पावासी इतना समझदार थे जो यह समझ पाते थे कि सड़क की ओर खिड़की रखने के बाद धूल कण उड़ेगा, फिर हमारे घर में आएंगे, हमको बीमार करेंगे, बहुत तरह की परेशानियां होंगी, डस्ट जम जाएगा। इसलिए ये अपना खिड़की दरवाजा मुख्य सड़क से पीछे की ओर खोलते थे। पेयजल की जो व्यवस्था थी, पेयजल, ये व्यवस्था रहने वाले घर से थोड़ी दूर पे हुआ करता था। यह पेयजल की व्यवस्था थी, इतनी उन्नत प्रबंधन था इनके पास। और क्या हम लोग देखेंगे हड़प्पा वासियों का, तो हड़प्पा वासियों का देख लेते हैं, मुहर देख लेते हैं। इतना डेवलप्ड शहर था, इतना डेवलप नगर रहा था कि यहाँ पर वर्गाकार, आयताकार एवं वर्गाकार मुहरों का प्रयोग होता था। इसी को हम लोग फॉलो आज भी करते हैं। भारत में आज भी मुहर जो होता है, जहाँ पर गजेटेड ऑफिसर मुहर मारते हैं, वे आयताकार एवं वर्गाकार मारते हैं। आप देखते होंगे, तो इसकी निरंतरता चलते आ रही है। इतिहास अपने आप को चाहे तो निरंतर होता है, चाहे तो विलुप्त हो जाता है। जैसे अगर ये अभी तक देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे कि इतिहास की निरंतरता है, ये हड़प्पा से लिया गया है। और क्या हम लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, ये मुहर हो गए। नाप तोल, नाप तोल की इनकी इकाई 16 थी। हालांकि व्यापार के लिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। ये लोग वस्तु को लेन देन करते थे और अपना काम चलाते थे। अब आइए, ये तो इसी कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई हड़प्पा की। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पूरा उत्खनन के बाद कुछ सामान मिला है। कौन सा सामान कहाँ से मिला है, ये चीज हम लोग देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा से क्या क्या सामान मिला है। तो आइए हड़प्पा से हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा से जो पहला आइटम मिला है वो मातृ देवी मिला है। जो मातृ देवी मिला है, इनके गर्भ से ऐसे पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। गर्भ से ऐसे पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय इनका महत्व ज्यादा है। यानी कि सृष्टि के जो जननी है, सृष्टि के जो संभालने वाली है, वो महिला है। तो आप मातृ देवी मिले हैं। इसके बाद 6 के कतार में अन्नागार मिला है। इसके बाद स्नानागार मिला है। कांसे की दर्पण मिला है। हमने बताया आपको कि कांसा की खोज हो चुका है। इक्का गाड़ी मिला है। अब कहिएगा इतना चीज कैसे याद रखेंगे, अब हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, धौलावीरा में मिला, तो मुश्किल होगा। तो आप ऐसा ही इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। हड़प्पा मतलब पप्पा, पप्पा मतलब मातृ देवी। जब पप्पा है तो माँ होगा, मातृ देवी तो माँ होगी, तो भोजन कराएगी, भोजन कराएगी, स्नान कराएगी, कांसे के दर्पण में तैयार वार कर देगी, बाल वाल झाड़ के, फिर गाड़ी को बैठा के लेकर चल देगी। तो इस तरह से हम लोग एक रिलेट कर सकते हैं, याद करने का एक तरीका है। ऐसे हम लोग भूल जाते हैं कि हड़प्पा में क्या था, मोहनजोदड़ो में क्या था। अब आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या मिला। मोहनजोदड़ो से देखेंगे तो आप यहाँ पर कांसे की नर्तकी मिली, कांसे की नर्तकी मिली। अन्नागार मिला,
विशाल स्नानागार मिला। विशाल स्नानागार मिला। और क्या मिला? कांसे की नर्तकी, अन्नागार, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मिला, 26 नर कंकाल मिले। इतना सामान मिला। और भी बहुत ढेर सारे सामान मिले। कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो इतना है लगभग। इसको याद रखने का तरीका है मोहन, यानी कि डांस वांस करने वाले पार्टी, यानी करने का मतलब श्री कृष्ण से आप रिलेट कर सकते हैं। मोहन जो नाचते थे। तो एक नर्तकी मिली। नर्तकी क्या की? खाना खाएगी, स्नान करेगी, कपड़ा पहनेगी, फिर मर जाएगी। इस तरह से एक रिलेट करके आप याद कर सकते हैं क्या क्या मिला, है ना। ये हो गया मोहनजोदड़ो। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के बाद आइए लोथल में देख लेते हैं क्या क्या मिला। तो तीसरा लोथल हो गया। तो लोथल से हम लोग को मिला अग्निकुंड। अग्निकुंड, युगल समाधान, पति पत्नी एक जगह दफनाए हुए मिले लोथल से। अग्निकुंड में मिला। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे एक लोथ व्यक्ति है, उसको पत्नी के साथ दफना दिया, तो युगल समाधान। अग्निकुंड इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेंगे अग्निकुंड। अब देखिए एक कालीबंगा है चौथा। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला? तो कालीबंगा से मिला जूते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत मिले। और क्या मिला? अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड यहां से भी मिला है, और हल से जुते हुए खेत भी मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से हमें क्या क्या मिला? तो धौलावीरा से मिला उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन मिला, साइन बोर्ड मिला, स्टेडियम मिला, ये कुछ प्रमुख चीजें मिली जो हमको धौलावीरा से मिला। उन्नत जल प्रबंधन हम लोग देख लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, काफी चर्चे में रहा, तो इसलिए धौलावीरा को हम लोग याद रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दहमाबाद से रथ मिला। बहुत तरह की चीजें हैं, तो हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज था जिसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो कुछ इसका प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन। आइए तेजी में हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है। आप देखिए सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। आप सबसे पहले वहाँ के स्वरूप को देखिए, क्या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? तो चूंकि लिखित में कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कैसे? मातृदेवी मिला है, उससे गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह बताने का कोशिश किया जा रहा है कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि को जो चलाने वाली है, जो बचा कर रखी है, वो महिला है। यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था, महिलाओं की प्रधानता थी हड़प्पा सभ्यता में। और हम लोग देखते हैं खान पान इसका कैसा था? खान पान में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन इन लोग प्रयोग में लाते थे। मनोरंजन, मछली पकड़ना, पासा खेलना, सारे मनोरंजन के कार्य थे। नृत्य संगीत भी चलता था, क्योंकि हम लोग काशी की नर्तकी भी देखे हैं। और इसमें हम लोग क्या सामाजिक जीवन में देखेंगे? समाधान कैसे होता होगा? तो समाधान मरने के बाद अंत्येष्टि, तो ये पूर्णतः और अंशतः दोनों था। यहाँ पर जलाए भी जाते थे, गाड़े भी जाते थे, और ऐसे पशुओं को खाने के लिए भी फेंक दिया जाता था चील गऊ को, है ना। तो ये सामाजिक जीवन था इनका। आर्थिक जीवन देखते हैं तो अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत था हड़प्पा वासियों का। क्या था यहाँ? तो यहाँ पर व्यापार पे ये लोग पूर्णतः निर्भर थे। आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो व्यापार था। व्यापार विदेशों से होता था, बंदरगाह डेवलप थे,
सुरकोटदा और लोथल जैसे बंदरगाह डेवलप थे। आप देखेंगे कि इन लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, फिर भी सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं। कहने का मतलब है कि घोड़ा कहीं से आया होगा विदेशों से और यहाँ आके मर गया होगा, तो अस्थि पंजर मिले हैं। और इनका माप तौल की इकाई 16 थी। वस्तु विनिमय प्रणाली पे कार्य करते थे। कृषि गौण था, कपास का उत्पादन करते थे। ये इनका आर्थिक जीवन हो गया। राजनीतिक जीवन, राजा था कि नहीं? राजा नहीं हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित का प्रमाण कहीं कहीं मिला है मोहनजोदड़ो वगैरह से। हम लोग वहाँ के जो घरों का विन्यास था, बनावट था, उसको देख के अनुमान लगाते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी टोला में विभक्त था। तो हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है पूर्वी टोला में एक संभवतः शासक वर्ग और पश्चिमी टोला में सर्वसाधारण वर्ग, जो जनसाधारण व्यक्ति थे, वे रहा करते होंगे। ये राजनीतिक जीवन इनका था। टैक्स वगैरह नहीं था और रुपया पैसा नहीं था। ये इनका राजनीतिक जीवन था। धार्मिक जीवन, धर्म में ये विश्वास रखते थे कि नहीं? धर्म में इनका विश्वास था। प्राकृतिक पूजा में ये ज़्यादा जोर दिए, जिससे लाभ हुआ उसी को पूजा कर दिए। प्राकृतिक पूजा पे ये लोग निर्भर थे। हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं पशुपति की मूर्ति मिली है, जो पशु प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाएं में बाघ हाथी, गेंडा भैंसा, दाहिना में बाघ हाथी और नीचे 2 हिरण है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये पशु प्रेमी देवता रहे होंगे और इनका लोग पूजा किया करते होंगे। नाग से परिचित थे कि नहीं? नाग से परिचित थे। नाग का पूजा नहीं करते थे। एक्चुअल में ये लोग प्राकृतिक पूजा पर निर्भर थे। ऐसा कुछ इनका धार्मिक जीवन विशेष नहीं रहा। अग्निकुंड यहाँ पर रहा, स्वास्ति के चिन्ह मिले हैं और धार्मिक जीवन भी इनका काफ़ी उन्नत रहा। यह इनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में परिचय था। आइए हम लोग इसको पतन के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। जब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि अनेक इतिहासकारों के बीच एक मतभेद का विषय है। कुछ ने कहा बाढ़ के कारण पतन हो गया, कुछ ने कहा सुखाड़ के कारण पतन हो गया, कुछ ने कहा मौसम परिवर्तन के कारण पतन हो गया, कुछ ने कहा बाह्य आक्रमण के कारण पतन हो गया, कुछ लोग कहते हैं पलायन कर गए। इतिहासकारों के बीच में मतभेद की स्थिति है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मार्टिन व्हीलर एवं गॉर्डन चाइल्ड का सर्वमान्य मत है। उनका कहना है कि हड़प्पा का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ, क्योंकि इसके बाद इन क्षेत्रों पे वैदिक काल वो चला, जो जिसका जो स्थापना या निर्माता थे वो आर्य थे। और आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जिनका प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर हुआ करते थे। पुरंदर के अर्थ किला तोड़ने वाला होता है और हड़प्पा वासी किला बना कर रहते थे। ये अपना तर्क में ये भी बोलते हैं कि 26 नरकंकाल का मिलना यह स्पष्ट करता है कि कोई बाहरी आदमी आया और इसको मार कर भगा दिया, कुछ को मार कर भगा दिया, कुछ को जान से मार दिया। ये अपने तर्क को साबित करने के लिए। नहीं तो इन्होंने कहा कि एक जगह जाकर 26 आदमी क्यों मरेगा, एक ही जगह जाकर 26 आदमी मरेगा। हम लोग को किस पे जाना है? हम लोग को क्या विवेक लगाएंगे? हम लोग यही विवेक लगाएंगे कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सभ्यता किसी एक कारण से जिम्मेवार नहीं होगा। क्या जिम्मेवार होगा? तो इसके लिए कहीं बाढ़ होगा, कहीं सुखाड़ होगा, कहीं मौसम परिवर्तन होगा, कहीं बाह्य आक्रमण जिम्मेवार होंगे। और इन सबको मिला के हड़प्पा सभ्यता के हम लोग पतन को देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऋग वैदिक के साथ। हड़प्पा के लिए इतना ही। धन्यवाद।